नमस्कार, मैं पंकज कुमार वर्मा। भूगोल विषय के अंतर्गत तीसरा अध्याय में हम लोग पहला वीडियो देख लिए हैं। अब यहाँ दूसरा वीडियो दीप बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर ग्रुप के अंतर्गत ये कार्यक्रम चल रहा है। आप लोगों को पूरे भूगोल विषय की 9th क्लास का एक एक चैप्टर सिलेबस के अनुसार आपको इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से प्रतिदिन मिलता रहेगा। आप बच्चों लाभान्वित उससे हों और घर बैठे आराम से, अभी जब वर्ग कार्य स्थगित है तो वीडियो लेक्चर के माध्यम से लाभ उठाएं और सुरक्षित अध्ययन करें। धन्यवाद। अपवाह स्वरूप के अंतर्गत हम लोगों ने पिछले कक्षा में नदी, हिमालय से उत्पन्न होने वाली नदियों और प्रायद्वीपीय भारत के नदियों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन किया है। अब हम उसके आगे यह देख रहे हैं जो अपवाह स्वरूप अध्याय के अंतर्गत जलाशय और झील। झील और जलाशय है क्या? जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा कि जलाशय जम्मू कश्मीर में डल झील जो महत्वपूर्ण है, सरैया मन बेतिया में, आपको बेगूसराय में कांवर पक्षी बिहार, इन सब से आप लोग पूर्व में परिचित हैं। ये जलाशय स्थलाकृतियों में ही जो हम लोग अध्ययन करते हैं, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ जो निर्मित हुई है, कुछ प्राकृतिक कुछ कृत्रिम, उन सारे चीज़ों को हम जलाशय और झील के अंतर्गत देखते हैं। उन स्थलाकृतियों में ही एक जलाशय और जिसे जलाशय या झील कहते हैं। झील हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो बारिश में नदियों का पानी अत्यधिक हो जाता है तो इन जलाशयों में जाकर वह रुकता है और इससे जीवन को एक चूँकि गति मिलती है, और बारिश जब नहीं होती है तो इन झीलों का पानी हम उपयोग करते हैं अपने जीवन के लिए, अपने कार्यों के लिए। तो जलाशय और झील बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, जिससे हम अपने जीवन को एक गति देते हैं। मीठे पानी के झील और आपको खारे पानी के झील, बहुत सारे झील आपको हैं। हमारे अध्ययन के हिसाब से हम देखते हैं कि झील मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो निर्माण के दृष्टि से झीलों के जो प्रकार हैं वो 6 है। जैसे धसान घाटी झील है, गोखुर झील है, क्रेटर झील है, लैंगून झील है, अवरोधक झील है और भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झीलें। 6 प्रकार के झीलें मुख्य रूप से हैं। तो हम पहला देखते हैं धसान घाटी झील। धसान घाटी झील कहने का मतलब क्या है कि जब धसान घाटी से होकर नदियां प्रवाहित होती हैं और उस धसान घाटी में जल भर जाता है तो इस तरह जल जमाव से जो झील बनता है उसे धसान घाटी झील के नाम से हम जानते हैं। इस प्रकार की झीलों की संख्या काफ़ी है। अफ्रीका में आपको और अमेरिका में विक्टोरिया झील, रूडोल्फ झील, नासा झील इसके उदाहरण हैं। और भारत में तिलैया झील भी धसान घाटी में कृत्रिम झील के रूप में जाना जाता है। चूँकि धसान घाटी हमारे यहाँ जो भ्रंश घाटी के नाम से भी जानी जाती है, नर्मदा और ताप्ती नदियाँ उन धसान घाटियों या भ्रंश घाटियों से होकर गुजरती है, तो वहाँ पे भी आपका इस तरह का झील मिलता है। उसके बाद जो दूसरा झील है वह गोखुर झील है। गोखुर झील जब नदी पहाड़ी भागों से होकर गुजरते हुए वह स्थल भाग में प्रवेश करती है तो उसमें जो मार्ग बदलने की क्रिया होती है थोड़ा धीमी पड़ जाती है और इस तरह नदी का मार्ग सर्पिल हो जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों से नदी प्रवाहित होकर आ रही है और स्थलीय क्षेत्र में उसका मार्ग थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है और इस तरह नदी प्रवाहित
होती है। आगे कभी नदी में अत्यधिक पानी आता है तो नदी क्या करती है, इस टेढ़े रास्ते को छोड़कर यहाँ से सीधे मार्ग को अपना लेती है और इस तरह यह जो छूट गया पोर्शन होता है वो गाय के खुर के समान होता है, जिसे हम गोखुर झील कहते हैं। और इस झील का निर्माण मार्ग में विसर्ग पड़ जाने के कारण होता है और गाय के खुर के समान यह कट जाता है और मुख्य धारा से अलग हो जाता है। इस तरह का झील दृष्टिगोचर होता है। उसके बाद तीसरा है क्रेटर झील। क्रेटर झील इस तरह के झील ज्वालामुखी क्रियाओं के फलस्वरूप जो लावा मैग्मा उसके मुख से निकलता है और क्रेटर जो होता है ज्वालामुखी का क्रेटर, इससे लावा और मैग्मा वगैरह सब निकल गया और कालांतर में जब यह ठंडा पड़ जाता है और इसके मुख में जल जमा हो जाता है तो इस प्रकार के जो झील निर्मित होते हैं उसे हम क्रेटर झील के नाम से जानते हैं। और इसमें टीटाकाका फिर टर्की का बान झील इसके उदाहरण है और भारत में भी लोनार झील इसका उदाहरण है। भारत में लोनार झील। उसके बाद लैंगून झील। लैंगून झील देखते हैं कि लैंगून क्या है, अवरोध के कारण भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट पे, भारत के पश्चिमी और पूर्वी घाट पे ऐसे बहुत सारे अवरोधक झील का निर्माण हो जाता है जो समुद्री जलधारा आके इसके स्थलाकृतियों में प्रवेश कर जाती है और कोई ना कोई यहाँ पर अवरोध उत्पन्न हो जाता है, उसमें अवशेष आके जमा हो जाते हैं। इस तरह यह मुख्य धारा से कट जाता है और यह अवरोधक जो होता है वह एक लैंगून झील के रूप में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह हम देखते हैं कि भारत में भी ऐसे बहुत सारे रोधिकाशिष्ट से यह समुद्र तटीय क्षेत्रों में अलग होते हैं और इस तरह की झील का निर्माण होता है। और चिलिका भारत में जो उड़ीसा में है यह महत्वपूर्ण एक लैंगून झील के उदाहरण है। उसी तरह पांचवा अवरोधक झील। अवरोधक झील क्या है कि जब नदियां प्रवाहित हो रही है तो एकाएक भूमि धंसने से या बड़ी चट्टान उसके मार्ग में आ जाती है और गिर जाती है, इस तरह उसके धारा में परिवर्तन हो जाता है, अवरोध उत्पन्न हो जाता है और इस तरह निर्मित झील को हम अवरोधक झील के नाम से जानते हैं। और यह पर्वतीय क्षेत्रों में इस तरह के झील आपको मिलते हैं। फिर भूगर्भीय क्रिया से निर्मित झील। छठा है भूगर्भीय क्रिया। बहुत सारी भूगर्भीय क्रियाएं होते रहती हैं धरातल पर, जिसमें स्थलाकृतियों में परिवर्तन होते रहता है और इन भूगर्भीय क्रियाओं के द्वारा भी झील का निर्माण होता है। बांध भी बनाया जा रहा है, बहुत सारे बांध जो बनाए जा रहे हैं। भखड़ा नांगल बांध जिस पर गोविंद सागर झील का निर्माण हुआ, उस तरह हम देखते हैं कि नदियों के भूगर्भीय क्रियाओं से जल विद्युत उत्पन्न करने के लिए भी हम बांध बनाते हैं और इस तरह जो झील का निर्माण होता है वो भूगर्भीय झील के नाम से जानी जाती है। फिर एक झील और है जो हिमानी निर्मित झील होता है। अब हम 6 देखें, एक 7वां भी झील होता है जो हिमानी झील है। मीन्स हिमानी हिमखंडों में विशाल हिमखंडे जब पिघलकर धरातल की ओर गिरती हैं या टूट के गिरती हैं और वह आके किसी अवरोधक में या किसी भूमि के पार्ट में पहुंचती है और उस तरह एक नए झील का निर्माण हो जाता है। इस झील को हम हिमानी झील के नाम से जानते हैं। अब इन सारे झीलों को जानने के बाद हम देखते हैं मानव सभ्यता की जीवन रेखा के रूप में नदियां। मीन्स मानव सभ्यता प्राचीन काल से हम देखते हैं नदियां हमारे जीवन के लिए एक जीवन रेखा है, जीवन का निर्धारण करती है। सिंधु घाटी की सभ्यता देखते हैं,
सिंधु नदी के किनारे दजला, फुरात नदी के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता, नील नदी के किनारे मिस्र की सभ्यता, हांगहो नदी के किनारे चीन की सभ्यता, बहुत सारी सभ्यताएं प्राचीन काल में भी नदी घाटी के में ही फली फूली और वह बढ़ी। तो इस तरह मानव के जीवन के लिए नदियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में नदियों का महत्व काफी है, चूंकि हम देखते हैं कि प्राचीन काल से ही जनसंख्या का बसाव जो नदियों के किनारे हुआ है काफी, चूंकि वहां पर जल मिल जाता था और बहुत सारे जो क्रियाकलाप खेती वगैरह के हम नदी के किनारे कर लेते थे। इस तरह मानव सभ्यता का एक जीवन रेखा नदी रही है और नदी से हम अपने जीवन को आगे बढ़ाए हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि आगे आधुनिक बहुत सारे रमणीय शहर जो है नदियों के किनारे बसी हुई है, जैसे इलाहाबाद गंगा जमुना और सरस्वती के संगम पर बसा हुआ एक उत्तर प्रदेश का नगर है, जिसे प्रयागराज के नाम से आज कल हम जान रहे हैं। यह पर्यटकों के दृष्टि से भी, पर्यटन के दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है नदियां। अब हम देखते हैं इसको प्रदूषण, चूंकि नदियों में बहुत सारे अपशिष्ट आजकल हम लोग मिला देते हैं, जितने भी कूड़ा कचरा है नदी में ले जाके प्रवाहित कर दिया जाता है, जिससे नदी प्रदूषित हो जाती है, उसके जल प्रदूषित हो जाते हैं। बहुत सारे मवेशियों को हम उसमें नहलाते हैं, उसके मल मूत्र को छोड़ देते हैं, जिससे नदी, हम अपमार्जक साबुन वगैरह का प्रयोग करते हैं नदियों में। तो इस तरह नदी प्रदूषित हो रही है। तेजी से अंधाधुंध पेड़ों के कटाई के कारण भी नदी प्रदूषित हो रही है। इस प्रदूषण से संरक्षण महत्वपूर्ण है, संरक्षण किया जाएगा तभी हमारा नदी स्वच्छ रहेंगी। और नदियों के संरक्षण के लिए भी बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और इस संरक्षण आवश्यक है। यदि अगर मानव संरक्षण नहीं किया तो उसके लिए भयावह समस्या उत्पन्न हो जाएगी, और पर्यावरण संरक्षण नहीं किया गया तो यह हमारे पर्यावरण का ही भाग है। तो मनुष्य को तरह तरह की विडंबनाओं से, उसके समस्याओं से घिरना पड़ेगा। इस तरह हम देखते हैं कि अपवाह स्वरूप के अंतर्गत झील जलाशय का क्या महत्व है हमारे जीवन में, निर्माण की दृष्टि से झील कितने प्रकार के होते हैं, फिर मानव सभ्यता के जीवन रेखा के रूप में नदियों का क्या महत्व है, प्रदूषण और संरक्षण उसका क्यों अनिवार्य है, इन सारी क्रियाओं का हम लोगों ने अध्ययन किया। और अगले क्लास में हम आगे पुनः मिलते हैं इसके शेष भाग को लेके। धन्यवाद।